बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम फराज है। मैं गांव का एक देहाती हूँ। गांव के हालात नासाजगार थे। खेतों में फसल ना होने के बराबर थी और जिन मालिकों के पास मैं काम कर रहा था उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज़मीनों की देखभाल मैं सही तरीके से नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे किसी ने शहर जाने का मशवरा दिया ताकि मैं शहर जाकर कोई काम काज ढूंढ सकूं। वो अंदरूनी लाहौर का सबसे पुराना मोहल्ला था। उसमें मुगलिया और सिखों के दौर की कई खूबसूरत इमारतें अभी तक शान से खड़ी थीं, जिनमें कई घराने आबाद थे। उन इमारतों से थोड़ा ही दूर एक पोश मोहल्ला था, जहाँ के लोगों की आमदनी तो महदूद थी मगर आसाइशों का ख्याल रखते थे। उसी मोहल्ले के इन इमारतों के करीब वाले एक घर में ही मुझे मेरे जानने वाले ने एक छोटा सा कमरा लेकर दे दिया था। मैंने अपने जानने वाले के तवस्सुत से शहर आकर अपने लिए नौकरी तलाश करने की कोशिश शुरू की, लेकिन यहाँ मुझे कुछ मसाइल दरपेश थे जो काफ़ी अजीबोगरीब नौयत के थे। नौकरी के लिए दर बदर फिरने के बावजूद मुझे कोई भी रखने को तैयार ही नहीं था। हर जगह ही कोई ना कोई मसला सुनने को मिल जाता था। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत था और मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत नाजों से पाला था, मगर बाप की बीमारी में वफ़ात और कर्ज़ों ने मुझे पैसों की तलाश में गाँव से निकलकर शहर में दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। और गाँव वालों का भी इसमें हाथ था। किसी को मेरी खूबसूरती खटक जाती थी और किसी को मेरा काम ईमानदारी से करना भाता नहीं था। जब मैं काम की तलाश में भटकने लगा तो कई जगह से मुझे धुतकार दिया गया, यहाँ तक कि मेरे काम के साथ साथ मेरे देहातीपन को भी ज़ेरे नज़र देखा जाने लगा, जो मेरे लिए काफ़ी अनोखी बात थी, चूँकि आज से कबल मैंने शहर की जानिब मुँह तक नहीं किया था और अब मुझे यहाँ रहकर ऐसी मुश्किलात दरपेश थीं कि अल-अमान। ऐसे क्या टुकर टुकर कर देख रहा है? क्या काम है? क्यों ऐसे दुकान के बाहर खड़े घूर रहा है? जाकर कोई काम कर, वरना एक दो लगा दूंगा। कब से खड़ा है? मैं एक दिन नौकरी की तलाश में मारा फिर रहा था कि अचानक ही एक गैराज के करीब जा रुका। मुझे लगा कि शायद मैं ये काम कर लूँगा या सीख लूँगा, लेकिन मेरी गैराज के अंदर जाकर मालिक से बात करने की हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी। उसके चेहरे के तासुरात इस कदर करख्त थे कि मालूम हो गया कि वो सख्त तबीयत का मालिक है। मैं यूं ही देखे जा रहा था कि अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और उसने मुझसे खुद ही इस्तफसार कर लिया। वो जी, मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैंने बोलने की कोशिश की। क्या वो जी रट लगा रखी है? गूंगे हो जो बोल नहीं पा रहे? मालिक ने मुझे अटकता देखकर गुस्से से पूछा। वो शायद किसी मुलाजिम पर गुस्सा था और मुझे देखकर और बिफर चुका था। वो जी, मुझे ये कहना था कि मुझे यहाँ आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है। मैंने इस मर्तबा हिम्मत जुटाकर बात लबों से अदा कर दी। अब वो मुझे सर ता पैर देखते हुए घूरने लगा। कैसा काम? और तू देहाती क्या काम करेगा? तुझ जैसे तो भैंसों के गवाले होते हैं या खेतों पर खेती बाड़ी करना जानते हैं। तू यहाँ क्या काम करना चाहता है? गैराज के मालिक ने हंसते हुए मेरे हुलिये से ही जांच लिया था कि मैं देहाती हूँ और उसी के मुताबिक कई काम भी उंगलियों पर गिनवा दिए थे। नौकरी करनी है, अगर आप काम पर रख लो तो मैं सब काम कर लेता हूँ। चाय पानी लाना सब कर सकता हूँ। मैं तो जी चाय भी बना लेता हूँ और खाना भी बनाना आता है। ये वाला जो काम आप कर रहे हैं ये भी कर लूँगा। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने किए हुए काम बताने लगा कि शायद उन्हें तरस आ जाए और वो मुझसे कोई न कोई काम लेकर नौकरी पर रख लें। ना चाहते हुए भी मुझे मिन्नत समाजत से काम लेना पड़ रहा था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई हल भी नहीं था। अच्छा, तू ये काम कर लेगा? उसने आंखें चुंधिया कर यूं देखा जैसे मैं 8वां अजूबा हूँ। मैंने गड़बड़ा कर इस बात में सर हिलाया। हाँ साहब जी, मैं कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। बस 2-4 दिन मुझे सीखने में लगेंगे। आप सिखा दीजिएगा ना? मैंने पूरे जोश से कहा, जबकि दिल ही दिल में डर भी लग रहा था कि जाने मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन सिखाने के पैसे अलग से काटूंगा और खाने पीने के भी पैसे काटूंगा। अगर तेरी मर्जी है, सीखना चाहता है तो सिखा दूंगा। गैराज के मालिक ने मुझे दोबारा सर ता पैर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर लेन देन करते हुए पैसों की बात पर आ गया। साहब जी, जिस काम के पैसे काटने काट लो, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। मैंने इस बार भी मिन्नत करते हुए कहा ताकि वो हाँ कर सके। अच्छा ठीक है, ये करके दिखा और इसे भी कर, मैं भी देखूं तुझ में कितना दम है, गैराज के मालिक ने कहा और मुझसे काम करवाने लगा, जो गौर से समझने के साथ साथ सवाल भी करने लगा, जबकि मैं दिल ही दिल में काम मिल जाने पर शुक्र अदा करता रहा।
और थोड़ी ढारस हुई कि मेरा मिन्नत करना ज़ाया नहीं गया था। कई दिन यूं ही गुजर गए। गैराज में काम करते हुए कभी मुझे मेरा मालिक थप्पड़ मारकर काम समझाता, तो कभी कोई न कोई औजार मेरे सर पर या मेरे हाथों पर दे मारता। मैं तकलीफ के बावजूद काम सीखने के लिए जतन करता रहता था। हालांकि वो खाने के नाम पर मुझे थोड़ा सा शोरबा जिसमें चंद आलू और एक सूखी रोटी दे दिया करता था, उस पर भी मैं शुक्र अदा करता कि चलो नौकरी कायम है। हालांकि घर जाकर जब जख्मों पर टकोर करता तो मुझे शदीद तकलीफ से दो चार होना पड़ता था। तुम ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर काम करना ही नहीं आता था तो मेरे पास आए ही क्यों थे? ये देखो, सारा काम खराब कर दिया। अब इतना तेल गिरा दिया है, इसके पैसे तुम्हारा बाप कब्र से आके भरेगा। एक दिन अचानक ही मैं काम कर रहा था तो बेध्यानी से मुझसे मिट्टी का तेल गिर गया, जिसमें आधा लीटर तेल मौजूद था। इस बात पर गैराज का मालिक बिफर गया और मुझे कंधे से जकड़कर बिना रुके धड़ाधड़ मारने लगा। उसके मारने की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे मेरा चीखना चिल्लाना भी बढ़ता जा रहा था। हत्ता के तकलीफ के बायस चीख चीख कर मेरा गला तक बैठ गया। लेकिन मालिक का गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी तनख्वाह से पैसे काट लें साहब, लेकिन मेरे बाप को गाली ना दे, वो तो इस वक्त दुनिया में भी नहीं है। मैंने गाली सुनकर यकलख्त धीमी आवाज में सर उठाकर गुजारिश की, जिस पर वो हंसा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अरे हट, अजीब ढकोसले हैं तुम जैसों के भी। और तनख्वाह कहाँ की? खाने के पैसे काटूं, काम सिखाने के काटूं, तो पीछे क्या बचता है? अपने बाप का गैराज समझ रखा है क्या? या फिर मुझे ही अमीर फराख दिल समझने की गलती कर बैठे हो? जाहिल पेंडू। उसने अपने मुंह से जहर उगलना शुरू कर दिया था। साथ साथ मारने वाले हाथों में भी तेजी आ चुकी थी। साहब मेरे बाप तक मत जाए, मैंने गलती की है, मुझे सजा दें, मारें, लेकिन बाप पर मत जाए। जबकि मुझे अपने मरे हुए बाप की गाली सुनकर अजीब सा तैश आ गया था। चंद लम्हे जोर आजमाई करते हुए मैंने जरा पीछे हटकर ऊंची आवाज में बेबसी से चिल्ला कर कहा, रुको, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। उसने दूर होकर सामने पड़ा लोहे का औजार उठाया और मेरे बाजू पर मारना शुरू कर दिया। मैं अब की मर्तबा तकलीफ होने के बावजूद भी चुप ही रहा, उफ तक ना की। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मासूम से बच्चे पर ऐसा जुल्म तो जाहिल लोग करते हैं। शर्म लिहाज है कि नहीं? या फिर जहालत के दौर में रहकर जाहिल ही बन गए हो? अचानक ही गैराज के बाहर से गुजरते लोगों में से एक उधेड़ उम्र शख्स आया और चिल्ला कर मालिक को बोला, बड़े मियाँ आपको क्या तकलीफ है? मैं जो करूं मेरी मर्जी है। काम करता है, काम सिखाऊंगा नहीं तो कैसे सीखेगा? मालिक पहले तो घबराया, फिर यकलख्त पैंतरा बदलकर अपने लहजे की टोन भी बदल ली। लेकिन ऐसे बेदर्दी की तरह मारना भी जायज नहीं है, जरा नरमी का मुजाहिरा करो। उस शख्स ने अपनी दबी दबी आवाज में मालिक को सुनाई, मैं तो भाई ऐसे ही समझाऊंगा, आपको मसला है तो जाकर अपना घर संभालें, मुझे नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मालिक ने भी हठधर्मी से कहा और एक ज़रब फिर से मेरे बाजू पर इतनी शिद्दत से मारी कि मेरी चीख निकल गई। वो शख्स भी दहल कर दिल पर हाथ रखे चंद कदम पीछे हुआ। छोड़ो छोड़ो इसे, बेवजह मारे जा रहे हो, मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, हटो। कितने पैसे का नुकसान किया है इसने, मैं भरता हूँ। खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो पैसे बताओ, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। उसने फिर आगे बढ़कर मुझे पहले छुड़वा कर अपनी पीठ के पीछे खड़ा किया और खुद की जेब से पैसे निकालकर मालिक से भरपाई की रकम पूछने लगा। मालिक इस अचानक उफ्ताद पर खुद भी हैरान रह गया था, जबकि मैं तो अभी भी हैरत के घड़े में ही खड़ा था। 500 का तेल गिराया है इसने और रोटी भी खाई है, इसे साफ करने में भी वक्त लगेगा। मालिक ने नुकसान से 2 हिस्से ऊपर की रकम बताई थी और साथ ही नया शोशा भी छोड़ दिया था ताकि वो शख्स मुझे वहीं छोड़कर चला जाए और ये मुझसे मजीद वैसे ही ज़बरदस्ती मार पीट करके अपना काम करवाता रहे। ये लो 1000 रुपए और आइंदा ऐसे बच्चों को हाथ भी मत लगाना वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। उस शख्स ने 1000 का नोट उसे पकड़ाकर साथ ही धमकाया और मेरा हाथ थामकर मुझे उसके गैराज से लिए बाहर निकलने लगा। एक तो नुकसान करें, दूसरा हाथ भी ना उठाऊं, कैसी बातें कर रहे हो बड़े मियाँ? खुद देख भी लिया फिर भी मुझे डरा धमका रहे हो। मालिक खसियानी सी हंसी हंसते हुए नोट अपनी जेब में डालते हुए बहस पर तूल देने लगा, जबकि मैं उस मकरवा चेहरे को देखकर हैरान होता जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो,
चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। उस शख्स ने हाथ खड़ा किए उसे चुप रहने का बोला और मुझे बोलकर साथ ही ले आए। मैं अब भी खौफ से कांपे जा रहा था। पहले पहल तो फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब मारपीट से बेहद अजियत महसूस हो रही थी। गाड़ियों के गिराज पर मालिक की गालियां खाकर रोते मुझे वो शख्स जिसका नाम शाहिद था, वो साहब मुझे अपने घर ले आए और सौदा सलफ लाने और घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बतौर मुलाजिम रख लिया। मैंने भी जी में इस नेमत पर शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई, वरना तो वो गिराज वाला शदीद जालिम था। खाने को भी 1-1.5 रोटी और फिर सालन के नाम पर आधी प्लेट से कम ही शोरबा मिला करता था, जो मुझे मजबूरी के तहत खाना पड़ता था कि एक तो बेघर हूँ, दूसरा पराए शहर का मकीन। यूं जरा सी ऊंच नीच पर यह नौकरी भी हाथ से ना चली जाए, जिसके पैसे भी दिन के 200 या 150 तक ही मिलते थे। वो तो भला हो शाहिद साहब का, जिन्होंने मुझे उस आसेब ज़दा माहौल से निकाल कर आप साफ मुलाजमत देती थी। शहर आकर तो मेरा रंगो रूप कुमला गया था, मगर फिर भी चेहरे की कशिश मांद नहीं पड़ी थी। मेरे मोहल्ले के चंद एक लोग कहा करते थे कि मैं एक नेक दिल और अच्छा लड़का हूँ, और मेरी अच्छाई की कशिश भी मुझे गरीबी के हुलिये में भी पुरकशिश बनाती है, जबकि वो ये नहीं जानते थे इस अबतर हालत में मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। उन्हीं दिनों फिर से एक शदीद मुश्किल का मुझे सामना करना पड़ गया था। मुझे अदराक हो गया था कि शाहिद साहब के घर काम करते हुए वो खुद तो अच्छे आदमी थे, मगर उनकी बीवी हद दर्जा बदजुबान, जालिम और लड़ाका औरत थी। आगे से उनकी औलाद भी माँ की कॉपी थी। मेरे देहाती होने और नासमझी का फ़ायदा उठाकर उन सबको जैसे रोबोट मिल गया था, जिसे वो सारा दिन और रात में भी दौड़ाए रखते, काम करवाते और हत्ता कि जब जी चाहे बेवजह ही मारते पीटते रहते। मेरे लिए ये बात काफ़ी तज़हीक आमेज़ थी कि एक दलदल से निकलकर मैं दूसरी दलदल में फंस चुका था। मैं बाहर चला जाऊं, कुछ देर घूम फिर कर लौट आऊँगा। मेरा जी घबरा रहा था तो मैंने मालिकन से इजाज़त लेकर बाहर जाने का सोचा और मालिकन को आकर कह दिया, बाहर जाने की कोई ख़ास वजह? घर पर ही टिक कर बैठे रहो, भला क्या ज़रूरत है यूं इस पहर बाहर निकलने की? काम करो, घर में इतना काम होता है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। उन्होंने उल्टा सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे और मैं बेवजह ही उकताहट का शिकार होने लगा। वो जी, मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, बस थोड़ा जी घबरा रहा है तो सोचा बाहर घूम फिर के आता हूँ, दिल बहल जाएगा। मैंने सर झुकाए कहा, काम सारे ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन ये कपड़े धुलने को पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। खबरदार जो एक कदम भी बाहर निकाला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकर कपड़े धो। उन्होंने सामने ही सीढ़ियों पर चंद गंदे कपड़ों की जानिब इशारा करते हुए हुक्म दिया। लेकिन बेगम साहिबा, मौसम ख़राब है, कपड़े धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश हो जाएगी तो फिर से गंदे हो जाएंगे, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैंने मौसम की नौयत जानकर कहा तो वो उल्टा गुस्से से देखने लगी। जितना कहा है उतना करो, मेरे साथ जुबान दराजी करने की कतन ज़रूरत नहीं है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जाहिल, गंवार, पेंडू इंसान, बेवजह बहस किए जा रहे हो, जो काम बोलूं वही किया करो। मैं चारों नाचार कपड़े उठाए छत पर चला आया, क्योंकि मशीन होने के बावजूद मालिकन मुझे हाथों से कपड़े धोने का कहती थी और छत पर मौजूद टैंकी के पानी की मदद से कपड़े धोकर वहीं फैला देता था। अभी भी मैं छत पर कपड़े लिए चला आया था। कपड़े धोने के साथ साथ मुझे यकलख्त घर की याद आ गई और माँ का लाड प्यार याद करके छत पर ही बैठा रो पड़ा। यूं ही रोते रोते अचानक ही मेरी निगाह सामने की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक खूबसूरत तरीन लड़की थी जो मुझे पूरे इन्हमाक से यकटुक देखे जा रही थी। उसके लंबे स्याह बाल कंधों पर बिखरे पड़े थे और हाथों में उसके कंघी थी, लेकिन मुझे यूं देखने पर कंघी वाला हाथ बालों में ही मुंजमद रह गया था और उसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थीं। लड़की जिस घर की छत पर खड़ी थी वो घर बाहर से ही देखने पर घर कम और महल ज़्यादा मालूम होता था, और लड़की की चाल ढाल भी महल की शहजादियों की मानंद ही थी। वो घरनुमा महल शाहिद साहब के घर से कदरे थोड़ा सा दूर था, लेकिन मुझे वो लड़की दूर से भी मुकम्मल दुरुस्त हुलिये में दिखाई दे रही थी। उसके कपड़ों का रंग भी सुर्ख व स्याह था, जिस पर सफ़ेद नगीनों की लहर सी थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला था मुझे शेक बना कर देना, लेकिन यहाँ पर तुम कपड़ों में मसरूफ़ नीर बहा रहे हो। उस लड़की के देखते ही देखते सीढ़ियों से यकलख्त ही मालिक का बेटा वहाँ चला आया और आते ही उसने मेरे सर के बाल जकड़ लिए। छोटे साहब, वो मालिकन ने कपड़े धोने पर लगा दिया था,
मैं अभी बना देता हूँ, आप गुस्सा ना करें, मैंने बेबसी से काम से नढाल होते हुए कहा। अब तुम सजा के तौर पे मार खाओगे या फिर जाकर मेरा शेक बनाओगे? ऐसे ही तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे मारते हुए तैश के आलम में कहा। साहब जी छोड़ दें, मैं बना देता हूँ, मुझे ना मारें, दर्द हो रहा है, खुदा का वास्ता है। वो यूं ही मुझे मारते हुए नीचे ले गया और अपने जूते साफ करवाने लगा। जाते जाते मेरी निगाह पड़ी तो वो लड़की गजबनाक नजरों से मेरी जानिब ही देख रही थी और उसी तरह गुस्से से पलट कर वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई। न जाने क्यों मुझे उस लड़की का तन फन करता वजूद हैरत में मुब्तला कर गया था। एक अजीब सा खौफ मेरे वजूद में सिरायत कर चुका था, जिसे मैं घर के काम करते हुए झटक कर अपना दिमाग इधर उधर लगाने में मसरूफ करता रहा ताकि वो मंजर मेरे जहन से छट जाए। सुनो, कहाँ जा रहे हो? दूसरे दिन ही मैं बाहर सामान लेने को निकला था कि अचानक ही एक बारिश शख्स सामने आ गया। वो जी, घर का सौदा सलफ लेने जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया और चलने लगा। ये लोग रोजाना मारते पीटते हैं, फिर भी इन्हीं के साथ रहते हो। मेरी मानो तो कहीं और काम कर लो, क्यों जुल्म सहते हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? उस शख्स ने कहा तो मैं बेबसी से हंसा। कैसे कहता कि एक मुश्किल से जान बचती है तो दूसरी में जा फंसती है। होती है जी, लेकिन कहीं और नौकरी भी तो नहीं मिलती ना ही मुझे कोई हुनर आता है जिसकी बुनियाद पर कोई नौकरी के लिए रख ले। मैंने धीरे से मुस्कुराकर वजह बताई। मेरे यहाँ काम करोगे? काम भी मामूल का है, छोटा मोटा ही है और तनख्वाह दुगनी दूंगा। इसी बहाने तुम भी सुकून से बिना तशद्दुद के काम कर लोगे और मुझ बूढ़ी हड्डियों को भी कुछ पल का आराम मिलेगा। उस बारे शख्स ने यकलख्त पेशकश की तो मैंने बेयकीनी से उनका चेहरा देखा और डर भी लगा कि जाने यहाँ भी जुल्म ज्यादतियों का निशाना ना बनना पड़ जाए। उन्होंने मुझे नई नौकरी ऑफर की तो सही, लेकिन मैं डरा हुआ था। उस बुजुर्ग को देखते हुए ये नहीं लग रहा था कि वो कोई जालिम हो सकते हैं। साथ ही जब तनख्वाह भी 4 गुना ज्यादा देने की बात की और काम भी बहुत कम होगा ये बताया, तो ये सोचकर ही हाँ कर देने का सोचने लगा कि पैसे ज्यादा मिलेंगे तो अपनी माँ को ज्यादा पैसे भेज दिया करूँगा। सोच क्या रहे हो, इतनी अच्छी पेशकश पर इंसान बिना सोचे हाँ करता है और तुम गहरी सोच में मुब्तला हो गए हो। मुझे सोच में मुब्तला देखकर बारिश शख्स ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही हैरत में घिर गया था कि इतने नेक लोग आज के दौर में भी दुनिया में मौजूद हैं। मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा, अभी सौदा सलफ ले आऊँ तो फिर वहाँ से अपना सामान लेकर आपके घर आ जाऊँगा। मैंने दिल की बात दिल में ही रहने दी और कहा तो उन्होंने घर का पता बताया, फिर सर हिलाते हुए वहाँ से चले गए। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे रोज़ रोज़ आप सबसे मार नहीं खानी। शाम को ही मैंने मालिकन के सामने जाकर कह डाला। वो जवाबन मुझे घूरने लगी। क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है जो वहाँ से खाओ पियोगे, या फिर तुम्हारे बाप की जायदाद अचानक मिल गई है? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, यहीं काम करोगे? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा। माजरत बीबी जी, मैं ये नौकरी अब आज से ही छोड़ रहा हूँ। मुझे कहीं और मुलाजिमत करनी है जहाँ जुल्म और ज्यादतियों का सामना ना कर सकूं, बल्कि सुकून से अपना काम कर लूं। मैंने मुअद्दब खड़े होकर नरमी से अपना मुद्दा बयान किया। और ऐसी मन मर्जी की मुलाजिमत तुम्हें कहाँ से मिलेगी, जरा हमें भी बताओ। मालिकन का बेटा भी चला आया। यूं समझे कि मिल गई है और तनख्वाह भी काफ़ी माकूल है। मैं जा रहा हूँ, आप कोई नया मुलाजिम देख लें जो जुल्म सहने के साथ साथ काम भी करे। मैंने बिना डरे अपनी बात मुकम्मल की और वहाँ से सामान लिए निकल आया। बारिश बुजुर्ग के घर के सामने खड़े मैं घर को देखने लगा। ये वही महल नुमा घर था जिसकी छत पर खड़ी लड़की को मैंने देखा था। उस महल नुमा शानदार घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, एक वो बारिश बुजुर्ग, एक लड़की और एक उस लड़की की बूढ़ी दादी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई थी और उसकी मुस्कुराहट इस कदर गहरी थी कि मैं चंद लम्हे मबहूत रह गया। घर जाकर जब मैंने काम की नौयत पूछी तो मेरे लिए काम करने को कोई ख़ास काम नहीं था, जिस पर मैं हैरान भी हुआ। किचन में जाने की मुझे इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस घर की बूढ़ी दादी ही खाना बनाती थी, जबकि सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी भी मुझे नहीं सौंपी गई। जब मैंने मुकम्मल काम के बारे में पूछा तो उस बारिश बुजुर्ग ने मुझे कहा कि सिर्फ घर की सफाई और बागीचे की देखभाल करनी है। पौधों की काट छांट, पानी देना, घास काटना और घर की छोटी मोटी सफाई का काम सरंजाम देना है, जो मेरे लिए बहुत आसान था। इसके अलावा मेरे लिए ये सहूलत भी थी कि मुझे अच्छा माहौल, खाना और खुली तनख्वाह भी मैसर थी। मेरे लिए ये हकीकी मानों में एक ख्वाब सी जिंदगी थी।
मैंने रिश्तेदार के तवस्सुत अम्मा को तनख्वाह भेजी तो वो बेहद खुश हुई। यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और कई माह गुजर गए। मैंने हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम नहीं रखा था, बस बाहर के कामों में ही मसरूफ रहा। अम्मा खुश थीं और गांव में मेरे सर पर मौजूद कर्जे भी तेजी से उतर रहे थे। मकान की कुछ छत भी अम्मा ने पक्की करवा ली थी, जो मौसमी बारिशों की वजह से हमेशा ही टपकती रहती थी। फराज कहाँ हो? एक दिन मुझे इतनी शिद्दत से माँ की याद आई कि मैं उदास होकर बागीचे की सफाई करता करता वहीं लेट गया। मुझे अपने गांव के दिन याद आने लगे और बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ लेटे लेटे वक्त का पता ही नहीं चला। काफ़ी देर गुजर गई तो मुझे किसी ने पुकारा, इतनी मीठी और मधुर आवाज़ कि मैं दम बखुद रह गया, जबकि मैं ये भी जानता था कि यह आवाज़ किसकी है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर देखने लगा कि आवाज़ का ताक़ुब कर सकूं। तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, गुम ही हो जाते हो। सामने ही वो मुझे देखकर बेध्यानी से बोले जा रही थी। खुला घेरदार सफ़ेद लिबादा पहने वो इस घर के मालिक की बेटी थी, जो बहुत ही कम मेरे सामने आती थी, और आज उसने मुझे पहली बार मुखातिब किया था, वरना इशारे से ही काम समझा देती थी, या तो नज़र ही नहीं आती थी। हमेशा हवेली के अंदरूनी हिस्से में ही होती थी, और आज उसे अपने सामने देखकर मैं गंग हो गया। वो खूबसूरत तो थी, मगर इस कदर मलकूती हुस्न की मालिक थी, ये मुझे करीब से देखकर पता चला था। उस लड़की ने, जिसका नाम निफरिया था, मुझे पुकारते हुए मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसने मुझे कंधे से नरमी से हिलाया तो मानो मैं सही मानों में जैसे होश में आ गया। जी मालिकन, आपने मुझे बुलाया? खैरियत थी? मुझे बुला लेती, बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? मैं होश की दुनिया में आते ही अटक अटक कर बोला, जबकि डर के मारे मेरा हलक सूखे जा रहा था कि मैं उन्हें टिकटिकी बांधे देख रहा था। अगर उसने सवाल कर दिया तो क्या जवाब दूंगा? मेरा नाम नेफरिया है, तुम मुझे फरिया कह सकते हो, मालिकन कहने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो अपने मखसूस अंदाज में बोली, जबकि मैंने महसूस किया कि जैसे उसकी आंखें मुस्कुराई हों, यूं जैसे बादलों में छुपा चांद यकलख्त बाहर निकला हो। मैंने खुद को दोबारा सहर ज़दा महसूस किया तो जल्दी से निगाहें फेरकर ज़मीन की तरफ देखने लगा। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़रें फिर से भटकने लगती थीं, जिन पर मैंने काबू पाने की कोशिश की। आपको कोई काम था मालिकन? मैंने बात बदली और ख़ुद का उलझा सहन भी दुरुस्त समझ लगाकर सवाल पूछा। नहीं, तुम उदास नज़र आ रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत और वजह दरियाफ्त कर लूँ। कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यूं परेशान मत हुआ करो। फरिया की बात सुनकर मैंने सर्द आह भरी और साथ ही उस लड़की की हमदर्दी पर चौंका भी था। माँ की याद आ रही थी, जाने वो कैसी होगी। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उसको बताया और साथ ही उठकर सामान उठाकर क्यारियों से कचरा समेटने लगा। वो बिल्कुल ठीक और खुश है, परेशान मत हो। ऐसी बातों पर भला कौन परेशान होता है? वो मुस्कुरा कर बोली और मुझे देखने लगी। मैं सटपटा गया। आप कैसे जानती हैं मालिकन? फरिया की तसल्ली पर मैं चौंक उठा और हैरत से इस्तफसार करने लगा। बस मैं तो वो भी जानती हूँ जो कोई नहीं जान सकता। मैं हर चीज़ का इल्म रखती हूँ, तुम्हारे दिल में छुपी बातों को भी जान सकती हूँ। उसने मुस्कुरा कर अपना रुख पौधों की तरफ मोड़ा और उसका सफ़ेद लिबादा उड़कर मेरे चेहरे को छूने लगा। उसकी बातों पर मैंने झुरझुरी सी ली। दिल में छुपी बातों के जिक्र पर तो मेरे दिल से एकदम से लर्जा तारी हो गया। फिर भी कैसे फरिया, आप कोई नजूमी हैं या फिर जादू है जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों में छुपे राज भी जान सकती हैं? मैंने हैरत से बेसाख्ता नाम लेकर पूछ बैठा। फरिया को जैसे झटका सा लगा और वो सरद से मुड़ी और मैं तो जैसे डर गया कि शायद वो बुरा मना गई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई तो जान में जान आई और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। ये मत पूछो, बस तुम तसल्ली के लिए कल गाँव चले जाना और सबकी खैरियत मालूम कराना। वैसे भी कई महीने हो गए तुमने छुट्टी नहीं ली और ना ही घर गए हो। कुछ दिन आराम करके वापस आ जाना। एक तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, दूसरा घूम फिर भी आओगे तो उदासी भी छट जाएगी। उस लड़की ने मुस्कुराकर मुझे मशवरा दिया और फिर पलटकर फूलों के पौधे से चंद फूल तोड़ने में मसरूफ़ हो गई। मगर मालिक, मैं छुट्टी की पेशकश पर एकदम खुश हो गया, मगर फिर अटका कि मालिक से बिना पूछे इजाज़त लिए बिना नहीं जा सकता था। ये तो इनकी बेटी की मेहरबान तबीयत थी।
بابا سے میں خود بات کر لوں گی، تم چلے جانا اور 4 دنوں سے پہلے تم نے لازمی واپس آ جانا ہے۔ اس نے چند پھول ہاتھ میں لیے، پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ مجھے مالک کا خوف ہے، تبھی فوراً سے پیشتر تسلی دی اور ساتھ ہی واپسی کے دن بھی بتا کر وہاں سے دھیرے دھیرے قدم اٹھائے وہ اندر چلی گئی۔ ایک دم سے میرا جی چاہا کہ میں رک جاؤں اور کہیں نہ جاؤں، مگر جیسے ہی فریہ واپس گئی اور میرا سحر کم ہوا تو مجھے اگلے ہی لمحے پھر سے ماں کی یاد آنے لگی۔ میں نے سر جھٹکا اور موجودہ کام ختم کرنے لگا تاکہ سامان سمیٹ کر شام ہونے سے پہلے پہلے گاؤں روانہ ہو سکوں اور جلد سے جلد ماں کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ اب اجازت ملنے کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بس کسی بھی صورت پلک جھپکتے ہی ماں کی آغوش میں سر رکھنے کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ میں گھر پر بھی ہوتا تھا تو باہر سے واپس آ کر ماں کے گلے لگ کر ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد ہی کھانا کھایا کرتا تھا یا دوسرے امور پر کاموں پر توجہ دیتا تھا۔ اب یہاں آ کر شدت سے یاد تو آتی تھی لیکن کسی سے کہہ نہیں پاتا تھا۔ میں رات گئے جب اپنے گاؤں گیا اور گھر پہنچا تو ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ میری اس نوکری کے بارے میں تفصیل سے پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ یہ کام بہت آسان تھا، بس تھوڑا عجیب یہ تھا کہ مالک لوگ اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور مجھے وہاں جانا منع تھا۔ میرے ذمہ بس نچلی منزل اور باغیچے کی دیکھ بھال تھی، جو کہ ہفتے میں 2 بار ہی کرتا تو کافی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک، کھانے پینے کی زبردستی نہیں تھی۔ مکمل سکون ہی سکون تھا۔ وہ نوکری نہیں عیش تھی اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میری ماں بہت خوش ہوئی اور مالکوں کو دعائیں دینے لگی کہ مجھے بہترین ملازمت دی ہے۔ قریب ہی میرے بوڑھے دادو بھی وہیں براجمان تھے۔ وہ ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ اچانک ہی بول پڑے، فراز پتر، تمہیں یہ عجیب نہیں لگتا؟ دادا نے پکارا تو میں نے سر اٹھا کر تعجب سے انہیں دیکھا۔ اماں اٹھ کر میرے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی تھی۔ کیا دادا جی؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ جو تو بتا رہا ہے، اگر وہ تجھ سے کام نہیں کراتے تو رکھا کس لیے ہے؟ اور جہاں رہتے ہیں وہاں کی صفائی بھی نہیں کرواتے؟ کچرا ہو جاتا ہوگا، صفائی نہ ہو تو بدبو بھی تو پھیل جاتی ہے۔ کہیں وہ کوئی مجرم تو نہیں جو رازداری کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہوں اور تمہیں کسی دن اچھی تنخواہ اور بیکاری کے چکر میں پھنسا دیں؟ دادا پرانے زمانے کے خیالات کے مالک تھے۔ یک لخت دور کی کوڑی لائے، جسے سن کر میں خود بھی دم بخود رہ گیا۔ یہ بات اتنے ماہ کی نوکری کرنے کے باوجود بھی میں نے نہیں سوچی تھی اور دادا نے فوراً سے کہہ ڈالی۔ دادا نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ ان کے تجزیے پر پہلے تو میں بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اس پہلو پر تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آخر وہ مجھ سے برائے نام کام کیوں کرواتے ہیں۔ یوں لگتا تھا انہیں ملازم کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر مجھے کہیں کسی چکر میں پھنسانے کے لیے تو نہیں رکھ لیا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فراز، تو یہ نوکری چھوڑ دے، کہیں واقعی کوئی مجرم نہ ہو، تجھے بھی پھنسا دیں گے۔ میری ماں بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ پیسے اپنی جگہ، مگر میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، ان کے بڑھاپے کا آخری سہارا۔ وہ مجھے کسی لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی تھی۔ آخر کو ماں تھی، کیسے چپ رہتی؟ تو اب شہر نہیں جائے گا، گھر میں ہی بیٹھ، کوئی اور بندوبست ہو جائے گا، میں تیرے مامے سے بات کروں گی۔ سن رہا ہے نا تو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اماں نے مجھے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں کسی اور ہی خیال میں گم تھا تو اماں نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں شہر نہیں جاؤں گا، مگر پھر میری نگاہوں میں سفید لبادے میں ملبوس وہ شہزادی لہرا گئی جس کا نام فریہ تھا۔ اس کا خیال آتے ہی سارے خدشات کہیں دور جا سوئے۔ ماں، یہ سب دادا کا وہم ہے اور کچھ نہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اتنے ماہ سے نوکری کر رہا ہوں۔ میں ایک دم واپس لوٹنے کو تیار ہو گیا۔ میری ماں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سب کو دادا کا وہم قرار دے کر ماں کو منا لیا، اور دل ہی دل میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو اب کی بار میں واپس جا کر اس کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ فریہ یا اس کے گھر والے مجرم یا برے لوگ نہیں ہو سکتے۔ 2 دن میں نے گاؤں میں خوب اچھی طرح مزے کر کے گزارے اور پھر واپسی کا راستہ لیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ سامنے آنے والا تھا وہ اس قدر بھیانک تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ تم آ گئے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ہی اب تم واپس لوٹ کر آؤ۔ میں آیا تو فریہ وہیں کھڑی تھی۔
मुझे देखते ही पुरजोश होकर बोली। मैं भी धीरे से मुस्कुराया। जी आ गया हूँ, मैं ये सामान रख कर आता हूँ। मैंने सर इस बात में हिलाया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौटा तो वो वहाँ नहीं थी। नाचार मेरे कदम दूसरी मंजिल की जानिब उठ गए। मैं दूसरे हिस्से में आया ही था कि मेरी निगाह सामने कुछ हड्डियों पर पड़ी, जिनमें से कुछ अजीब सी महक आ रही थी और साथ ही उन हड्डियों के पास उल्लू बैठे हुए थे। मुझे अजीब से खौफ ने घेर लिया। अभी मैं यही सोच रहा था कि आगे जाऊं या ना जाऊं कि अचानक से ही अकब से धाड़ती हुई आवाज़ आई, जिस पर मैं यकदम पलटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था इस जगह आने की गलती कभी भूल कर भी नहीं करना, फिर भी तुम यहाँ पर चले आए हो। वो बारिश बुजुर्ग वहाँ खड़े थे और मुझे दूसरी मंजिल पर देखकर हत्थे से ही उखड़ चुके थे। उनके चेहरे की रगें तन चुकी थीं और वो शदीद गुस्से में थे। मैं गलती से आ गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, माफ़ कर दें। मैं जो पहले ही खौफ में मुब्तला था, सर झुकाए हाथ बांधे माफ़ी मांगने के साथ साथ दोबारा इस गलती से भी तौबा करने लगा। चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। पहले वाले लोगों ने कुछ नहीं कहा, मैं उससे बदतर हाल कर दूंगा, गलती से भी नहीं आना। बारिश बुजुर्ग ने थोड़ा नरमी से कहा और साथ ही सख्त धमकी दी, तो मैं नफ़ी में सर हिलाने लगा। जी ठीक है, मैं जाता हूँ और बागीचे का कचरा साफ करता हूँ। मैंने जुमला अदा किया और उल्टे कदमों वहाँ से भाग निकला। मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कह नहीं पाई। एक दिन मैं उसी मंजर को सोच रहा था कि अचानक वो लड़की चली आई और आते ही उसकी बातों ने मुझ पर चकरा देने वाला हमला कर दिया। मैं, और वो भी आपसे शादी? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे कैसे शादी कर लूं? आप कहाँ और मैं कहाँ? मैंने बिदक कर पीछे होते हुए कहा। मेरे चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था और हाथ कांपने लग गए थे। अपनी हैसियत तुम मेरे दिल से पूछो, लोगों की बातों पर तवज्जो ना दो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसके चेहरे पर वही दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? मैं डर के मारे पीछे होता गया। जाने क्यों मुझे किसी खौफ ने आन घेरा था। एक अजीब सा डर मुझे सताने लगा था। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज थी। मेरे घर वाले राजी हैं, बस तुम हाँ कर दो और मेरी मदद भी कर दो। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदला, जैसे उसे कोई खौफ हो या फिर वो किसी तकलीफ में हो। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद बेबस हूँ। मैंने हैरत से पूछा। जाने उन्हें कैसी मदद की ज़रूरत थी? मैं तो खुद दूसरों से मदद तलब करता रहता था। मुझसे भला कैसी मदद की ज़रूरत दरपेश आ सकती थी? तुम बेबस नहीं हो, तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। मैं तुमसे ही शादी कर सकती हूँ और किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर कर लिया तो मर जाऊंगी। उसने अचानक ही मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। पहली मर्तबा वो मेरे इस कदर करीब आई थी और आते ही हाथ रखने पर मेरा दिल पहलू में कांप सा गया। ऐसे मत बोलें, बताएं मुझे क्या करना है। मैंने उन्हें खुद से थोड़ा दूर किया ताकि मैं उनका काम कर सकूं। मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी और साथ ही खौफ लाहक हो गया था। ऐसे आज तक कोई लड़की मेरे करीब नहीं आई थी और उसके करीब आते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जैसे बंद हो गया हो या फिर मफलूज हो चुका हो। जब ही मैंने मदद के बारे में पूछा ताकि दूर रह सकूं। मेरे ये बाल इस पिंजरे से निकाल दो। उसने मुझे थोड़ा ही दूर सुर्ख रंग के पिंजरे में पड़े बालों की जानिब इशारा किया। मैं ताज्जुब से पिंजरे में पड़े उन भूरे बालों को देखने लगा। वो बाल हूबहू उस लड़की के बालों की तरह ही थे। मुझे तो यूं लगा जैसे उसी के हैं, लेकिन मेरे निकालने की समझ मुझे फिर भी नहीं आई। वो खुद भी तो निकाल सकती थी। भला ये काम सिर्फ मुझे ही कहना बहुत ज़रूरी था क्या? आप खुद भी तो निकाल सकती हैं, मेरा निकालना ज़रूरी है? इतने से काम के लिए मुझे कह रही हैं? मैंने हैरत से हंसकर उन बालों को देखते हुए कहा, ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ से बाल निकालना जान जोखों का काम है। अभी तुमने तो हाथ भी नहीं लगाया। उसने गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमाए कहा। मुझे इस जुमले की कोई ख़ास समझ में नहीं आई थी। समझने की कोशिश की भी तो भी नाकाम ही रहा। नाचार उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखने लग गया। तुम नहीं समझोगे, ऐसा करो बस ये निकाल दो, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। वो पलटकर दीवार की जानिब मुंह करते हुए यूं बोली जैसे मैं किसी जंग पर जाने लगा हूँ। ऐसे मानी खेज जुमले सुनकर जिन पर मैं खुद भी सोच में पड़ जाता था।
लेकिन समझ फिर भी नहीं आ रही थी। बस यही लग रहा था कि वो मुझे डरा रही है। आखिर ऐसा क्या है जिसका डरावा आप मुझे दे रही हैं? ये देखें, अभी निकाल देता हूँ। मैंने थोड़ी हिम्मत की और जाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर बाल निकालने के लिए हाथ डाला। अभी हाथ डाला ही था कि अचानक पिंजरे में से एक अजदहा मेरे हाथ को अपने मुंह में लपेट चुका था। दर्द की शिद्दत से मैं चिल्लाने लगा। देखते ही देखते वो अजदहा एक बड़े से कद में मुंतकिल हो गया और खूनख्वार शक्लो सूरत से मुझे दबोच कर खड़ा हो गया। मैं यूं अचानक इस हमले पर खौफ के मारे कांपने लग गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो लड़की भी पलटकर अपनी आंखें खौफ से फैलाए मुझे देखे जा रही थी। छोड़ दो इसको कुछ भी नहीं कहना। ये मेरी जान बचाने आया है, तुम इसे कुछ नहीं कह सकते। इसको छोड़ दो, उस लड़की ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, और वो खुद भी एक लड़की से एक जिनजादी के रूप में बदल गई। मेरी हैरत से आंखें भी फटी की फटी रह गई। एक तो दर्द की शिद्दत से गला दर्द कर रहा था जो दबोचा हुआ था, दूसरा इस कदर अनहोनी अपनी नज़रों से देखने पर ताज्जुब हुए जा रहा था। एक अजीब सा मंजर मेरी नज़रों के सामने मौजूद था। स्याह धुआं और पिंजरे में पड़े बालों में रोशनी ही रोशनी, जबकि खूनख्वार दियो और वो लड़की आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ये तुम्हारी जान बचाने आया है या तुम खुद इसे लेकर आई हो खुद की जान बचाकर ले जाने के लिए, खुद को मेरे शिकंजे से आज़ाद करवाने के लिए? अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगी? तुम्हें लगता है मैं नासमझ हूँ? वो दियो धाड़ने लगा और साथ ही मेरी गर्दन को शिद्दत से दबोच कर खड़ा रहा। एक हाथ से उसने जिनजादी पर भी हमला किया हुआ था, जबकि उसके खुद से भी आग के शोले दहक रहे थे। वो खुद भी चिल्ला रहा था, तकलीफ से, अजियत से, लेकिन इसके बावजूद दूसरों को भी दर्द से आशना करवाने पर तुला हुआ था। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इसकी जान बख्श दो। ये बहुत मासूम है, इसे कुछ भी मत कहना। वो लड़की मुझे बचाने पर बज़िद थी, जबकि दियो ने तो उसे भी दबोच रखा था। फिर भी उसे मेरी परवाह थी। मुझे ये जानकर दिली खुशी हुई, लेकिन उसके बाद ही दियो ने मेरी गर्दन पर अपनी गिरफ्त बेहद मजबूत कर डाली। वो मुझे मज़ीद तकलीफ देने लगा। ये मासूम है तभी तो तुम्हारी जान बचा रहा है। सोचो, चालाक होता तो तुम्हें बचा सकता। उसने अपने तेज दांत चुबाए और धीरे धीरे मेरी गर्दन के करीब ले जाने लगा। मेरी आंखें खौफ से फटने के करीब थी। तुम इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस इसे छोड़ दो, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। वो लड़की बोली और कुछ पढ़कर दियो पर फूंका। इस पर दियो बिलबिला उठा और मेरी गर्दन से अपने दांत दूर ले गया। तुम मुझे बहलावा दे रही हो, ये जानते हुए कि इसके होते हुए मेरा वजूद चल रहा है, फिर भी तुम कह रही हो कि जो मैं कहूँगा वो करोगी। जब मैं ही ना रहूं तो तुम क्या करोगी? अब तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी इस लड़के से कभी भी शादी नहीं होने दूंगा। ये भी मरेगा। वो इतनी जोर से चीखा कि मुझे लगा कि ये महल उस धमाकेदार आवाज के बायस ही फटकर फना हो जाएगा, या फिर मेरे कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। फराज, तुम बाल निकालो, जल्दी करो, खुदारा हिम्मत करो, हिम्मत मत हारो। तुम तो बहुत बहादुर हो ना, ये बाल निकाल लोगे तो ये खुद ब खुद ही तुमसे दूर होता जाएगा। अचानक ही उधर वो बारिश बुजुर्ग, उस लड़की के वालिद चले आए, जिन्होंने दूर से चिल्लाकर मुझे आवाज दी। दियो उस लड़की के साथ बहस में लगा था। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने वो बाल अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिए। जैसे ही बाल मेरे हाथों में आए, उस दियो ने मुझे और जिनजादी को एकदम से छोड़ दिया और चीखने चिल्लाने लगा। हमसे दूर होते होते उसके वजूद को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। ये सब क्या है और आप लोग कौन हैं? ये मंजर ख़त्म हुआ ही था कि मैंने उस लड़की और बुजुर्ग को देखा। मैं काफ़ी उलझन का शिकार हो चुका था, जिससे दोनों भी बखूबी वाकिफ थे। तुम डरो नहीं, मैं एक जिनजादी हूँ। मेरे ये बाल इस जालिम दियो ने कैद कर लिए थे। जब दियो किसी जिनजादी के बाल कैद कर ले तो जिनजादी को दियो से शादी करनी पड़ती है, और दियो लोग बहुत जालिम होते हैं। हमारा असूल है कि अगर जिनजादी को दियो से शादी नहीं करनी होती तो उसे किसी मासूम और बहुत हसीन इंसान से शादी करके खुद की जान बचानी पड़ती है। यहाँ तुमसे ज़्यादा हसीन और मासूम कोई भी नहीं था। मुझे तुम नज़र आए तो मैंने अपने बाबा को बता दिया। मेरे बाबा ने तुम्हें पसंद करते ही नौकरी की पेशकश कर दी, और जिनज़ादा तुम्हें मेरे आसपास देखते ही बहुत धाड़ता है। किसी नेक इंसान को करीब देखकर उनका वजूद जलने लगता है। इसीलिए तुम यहाँ पर मौजूद रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे तुमसे मोहब्बत भी है।
اگر تم مجھے بچا نہ پاتے تو شاید میں ہمیشہ کے لیے دیو کے قبضے میں چلی جاتی اور کبھی لوٹ کر جن زادی نہ بن سکتی۔ اس جن زادی نے جب ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو میری حیرت دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ اوہ، تو یہ حقیقت تھی۔ میرے دادا تو جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کیا اور پھر دل ہی دل میں مسکرا دیا کہ دادا بھی کیا سوچتے رہتے تھے۔ کیا تم ایک جن زادی سے شادی کرو گے؟ میں ساری زندگی انسان بن کر ہی گزاروں گی، ایک بار بس ہاں کر دو۔ اس نے نیچے جھک کر مجھے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جا کر میں نے ساری حقیقت بھی بتا دی، جس پر میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک جان بچانے پر وہ بے حد خوش ہوں، اور چند ہی دنوں تک میں نے اور جن زادی فرحہ نے شادی کر لی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی جینے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔